हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जी एस राजपूत आप लोग का फिर फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं 22 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेके। ठीक है, आज है 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर जिससे जिससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे करंट अफेयर्स यानी कि क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर अगर नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं। आज शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज से। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में इंडेक्स यहाँ 2020 लिख लीजिए कि पता चले किस साल का है। में भारत, ठीक है, भारत चौथा स्थान पे बाबू, यानी कि 4th नंबर पे है, स्थान पर। ठीक है, और यह जो एक सिडनी की संस्था है, यह एशिया पावर इंडेक्स क्या है, एक सिडनी की संस्था है जो क्या करती है, यह रिपोर्ट जारी करती है। तो यहाँ बात करेंगे फर्स्ट नंबर में यूएसए, ठीक है, सेकंड में चीन और थर्ड में जापान और फोर्थ में हमारा भारत। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा कंट्री एक नंबर पे है, तो आपको यूएसए याद रखना है। अब देखिए यहाँ ये मत दिमाग लगाइएगा कि एशिया में तो यूएसए पड़ता नहीं है। ठीक है, ये तो दूसरे कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो यहाँ से आपको उससे मतलब नहीं है। इसका नाम ही है कि एशिया पावर इंडेक्स, यानी कि कहने मतलब कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है। तो पहले यूएसए, चीन, जापान, जापान के बाद भारत। ठीक है, अब बात करते हैं आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए, ठीक है, किसानों के लिए मुंह पे, याद रखिएगा, मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं पेमेंट, ठीक है, मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप ने क्या किया है। एक स्टार्टअप है जो राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सी संस्था है जो मुंह पे क्या की है, पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च की है। तो उसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, स्टेल एप्स। स्टेल एप्स, ठीक है, स्टेल एप्स क्या किया है, मुंह पे लॉन्च किया है। किसके लिए, तो राजस्थान के डेयरी किसानों के लिए। डेयरी किसान मतलब कि वैसे किसान जो क्या करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, यानी कि पोल्ट्री डेयरी फार्म वगैरह रखते हैं, गाय भैंस रख के और उसका दूध निकालते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्टेल एप्स ने क्या किया है, मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसी भी तरह का पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किससे अनुमति लेनी होती है, आपको याद होना चाहिए कि यह एनपीसीआई से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, एनपीसीआई से अनुमति लेनी होती है। चलिए अब बात करते हैं, इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, मिटा दूंगा तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो मिटा देने के बाद पूरा लिख पाऊंगा। ठीक है,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये बात है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष पुनः भारत को ही नियुक्त किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में ही है। ठीक है, भारत के गुरुग्राम हरियाणा में। तो अब बात करेंगे कि इसके द्वारा इस साल पहली बार पुरस्कारों की घोषणा की गई है कि कौन सी कंट्री, कौन सी संस्था और कौन सा आदमी इससे ज़्यादा अपने इक्विपमेंट में, ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी में सोलर पावर का यूज किया है। इसके लिए इस साल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका हेडिंग लिखिएगा आप लोग, पहली बार पहली बार ISA पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई है। क्या हुई है? घोषणा हुई है। ठीक है, ये घोषणा आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब देखिए, इसमें 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा बाबू, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा वो अलग की बात है, बट बात को ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन RRB या SBI क्लर्क मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, RBI भी मेंस होने वाला है, तो ये सब इसमें पूछा जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं 3 कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो एक पुरस्कार है विश्वेश्वरैया पुरस्कार। ठीक है, दूसरा पुरस्कार है कल्पना चावला और तीसरा पुरस्कार है दिवाकर पुरस्कार। दिवाकर, अब देखिए दिवाकर पुरस्कार है। 3 पुरस्कार इसमें खासकर दिए जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो है, यानी कि संस्था वगैरह को दिया जाता है जो क्या करते हैं, अपने संस्था के, अपने टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पावर का यूज करते हैं। कल्पना चावला यानी कि वैसा आदमी जो अपनी संस्था या अपने टेक्नोलॉजी में क्या करता है, सोलर पावर का यूज करता है, और इसमें दोनों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें सोसाइटी भी आ सकता है और आदमी भी आ सकता है। इसमें केवल आदमी आएगा, इसमें केवल संस्था आएगा। तो बात करते हैं कि यह जो दिया गया है, 2 देश को दिया गया है, एक जापान को और दूसरा नीदरलैंड को। ठीक है, जापान को और दूसरा नीदरलैंड को दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्पना चावला किसको दिया गया है। तो IIT दिल्ली के भीम सिंह को। एक है, बहुत बड़ा नाम है इनका, भीम सिंह। ठीक है, ये IIT दिल्ली से है। ठीक है, और दूसरा इसी में 2 आदमी को पुरस्कार दिया गया है। एक है अस्याना अल्मोनी, नोमी या अल्मोनी जो भी है। ठीक है, आप लोग को नोमी ही याद करके चलना है। यानी भीम सिंह को और अस्याना को क्या दिया गया है, कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये किसको, यह मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, यह संस्था को या देश को दिया जाता है। ठीक है, यह दिया जाता है, आपको याद रखना है, वैज्ञानिक या इंजीनियर को दिया जाता है। ठीक है, और यह दिया जाता है आपको सोसाइटी वगैरह को, ठीक है। चलिए, तो ये दिया गया है अर्पण संस्थान हरियाणा की है, और दूसरा है आरुषि सोसाइटी। आरुषि सोसाइटी को यह दिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चंस याद करके रखने होंगे, क्योंकि यह IBPS का एग्जाम हो, चाहे BPSC का एग्जाम हो, और चाहे आपका रेलवे NTPC हो,
एकदम इसमें से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा यह 2020 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, या इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? भारत को नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये सब जानकारी के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं पूरा बोर्ड तो भर गया, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज बोर्ड उतना नहीं चमक रहा होगा मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं वर्ल्ड, आगे देखेंगे उसको, टैक्स भुगतान के लिए। बहुत सुंदर न्यूज है बाबू, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में ही, टैक्स पेमेंट के लिए। ठीक है, चेहरे की पहचान करने वाला, चेहरे की पहचान करने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टैक्स पेमेंट के लिए चेहरे की पहचान करने वाला कौन सा देश बना है बाबू? तो सिंगापुर बना है। यानी कहने का मतलब कि भारत में हम लोग क्या करते हैं, टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से क्या करते हैं, पेपर वगैरह के माध्यम से हम लोग कर देते हैं। बट सिंगापुर दुनिया के एक ऐसा कंट्री बना है जहाँ पे आपके चेहरे का यानी कि आपके फेस का क्या होगा, स्कैनिंग होगा, वो मैच करेगा, उसके बाद ही आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। ठीक है, यानी कि टैक्स भरते समय आपकी क्या होगा, चेहरे की पहचान की जाएगी, यानी कि आपके फेस को स्कैन किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, और यहाँ पे चलता है करेंसी क्या चलता है, तो डॉलर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ के पीएम कौन है, सिंगापुर के पीएम कौन है। तो आपको याद रखने हैं, सिंगापुर के पीएम ली सिहन लुंग, ली हिसंग लुंग, एशियन लुंग है। ठीक है, वहाँ के पीएम, कहाँ के, सिंगापुर के। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, तो ली हिसियन लुंग, वहाँ करेंसी क्या है, तो डॉलर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मो विद्युत पोर्टल, मो विद्युत पोर्टल उड़ीसा द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, मो विद्युत पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए, तो वहाँ पे कंटिन्यू बिजली सप्लाई देने के लिए, यानी हो सके तो 24 आवर तक बिजली सप्लाई देने के लिए। अब यहाँ बात करते हैं कि उड़ीसा की राजधानी आप लोगों को पता होगा कि भुवनेश्वर में है, और वहाँ पे कोणार्क मंदिर है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। उसके बाद बात करते हैं कि वहाँ के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उड़ीसा में नया काम करने के लिए क्या होता है, नवीन मतलब नया काम करने के लिए गणेश जी की पूजा होती है, यानी कि सीएम और गवर्नर दोनों आपको याद होगा। ठीक है, और उड़ीसा में क्या है, चांदीपुर रेंज है, जहाँ से डीआरडीओ द्वारा सभी मिसाइलों का, जितने भी डीआरडीओ द्वारा मिसाइल बनाए जाते हैं, सबका परीक्षण कहाँ से किया जाता है, आपको याद रखना है, चांदीपुर रेंज उड़ीसा से, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे सिमलीपाल क्या है, नेशनल पार्क है। इसके बाद बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, राउरकेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद जयपुर हवाई अड्डा है, सावित्री जिंदल हवाई अड्डा है, झारसुगड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करके रखने हैं और याद भी रखने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसमें स्टैटिक्स भी डालते चल रहा हूँ कि आपको
सिर्फ बैंक ही नहीं, मैंने कहने मतलब कि करंट ही नहीं, स्टैटिक्स भी आपका कवर होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा बाबू? तो आपको याद रखना है यह असम के में बनेगा। कहाँ बनेगा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा, जिसका इनॉग्रेशन हमारे कौन, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। ठीक है, अब यह जो होगा कितनी लागत का होगा? तो आपको याद रखना है 693.97 करोड़ इसकी लागत होगी, और 2 लाख से ज्यादा इसमें क्या मिलेंगे? रोजगार मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि कितने रोजगार मिलेंगे। ठीक है, तो ये मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि इसकी लागत कितनी होगी और ये कहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जो होगा आपको कुछ सामरिक शक्तियाँ ही बनेंगी, यानी करने मतलब विद्युत से रिलेटेड सामान, सेना से रिलेटेड सामान। ठीक है, यह सब इसमें बनाया जाएगा। तो अब हम लोग इसको मैं मिटाऊंगा और धीरे धीरे एक ही क्वेश्चन पे भी डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा बाबू? असम में। असम में अभी बिहू त्योहार मनाया गया है, जो कि धान की कटाई पे मनाया जाता है। इसके बाद असम के सीएम कौन है? आपको याद होगा सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सिंह के गेंडों के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, एक सिंह के गेंडों के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो आपको याद रखना है यहाँ का प्रसिद्ध शहर है आपको गुवाहाटी। ठीक है, और यहाँ पे गुवाहाटी में क्या शुरू किया गया था? नालों की सफाई करने के लिए कृत्रिम रोबोट शुरू किया गया था, यानी कि रोबोट के माध्यम से क्या किया जाएगा? वहाँ की नालों की सफाई होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए। महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए एडीबी ने 177 मिलियन ऋण का समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ किया होगा बाबू? तो महाराष्ट्र सरकार के साथ किया होगा। अब देखिए क्वेश्चन बने, ये क्वेश्चन एकदम बैंक एग्जाम में आने ही आने हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, एकदम लिख के रखिएगा। ठीक है, एडीबी से हो, आईएमएफ से हो, वर्ल्ड बैंक से हो, ये क्वेश्चन एक नंबर के आपके एग्जाम के पार्ट बनते ही बनते हैं कि किस संस्था द्वारा। ठीक है, या जैसे कि मान लीजिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, एडीबी द्वारा किस राज्य को 167 मिलियन का ऋण दिया गया है और किस उद्देश्य के लिए दिया गया है। ठीक है, तो सड़क सुधार के लिए दिया गया है, और कितना दिया गया है? तो 177 मिलियन डॉलर दिया गया है। 177 मिलियन डॉलर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एडीबी द्वारा महाराष्ट्र सरकार को सड़क सुरक्षा के लिए, सड़क सुधार के लिए, ठीक है, कितनी राशि आवंटित की गई है, कितनी राशि का ऋण दिया गया है? तो आपको याद रखना है 177 मिलियन की राशि। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर आपको याद होगा फिलीपींस, मनीला में पड़ता है, मनीला फिलीपींस में होता है। ठीक है, अब मात्सुंगु ओसाकावा इसके क्या है? अध्यक्ष है। अब बात करते हैं, फिर चलते हैं, आपको ले चलते हैं कहाँ पे? तो डीआरडीओ के पास। और देखिए शांत मिसाइल का सफल परीक्षण, शांत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसका किया गया भाई? शांत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया होगा बाबू? जहां
मिसाइल की बात आएगी, डीआरडीओ का हम बात करेंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, आपको याद रखना है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, अध्यक्ष का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि यह कहाँ से किया गया होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब डीआरडीओ द्वारा जब काम किया जाएगा तो कहाँ से होगा, ये चांदीपुर रेंज से होगा। कहाँ से होगा, चांदीपुर रेंज। और कहाँ है बाबू ये चांदीपुर, तो उड़ीसा में है। ठीक है, अभी हम लोग उड़ीसा की बात किए हैं। तो चांदीपुर, इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 15 से 20 किलोमीटर इसकी क्षमता होगी। यह हेलेना हेलीकॉप्टर से भी क्या किया जा सकता है, दागा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि डीआरडीओ द्वारा पिछले 90 दिनों में 11 मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ द्वारा पिछले 90 दिनों में, ठीक है, हाँ नहीं 1.5 महीने 45 दिनों में, ठीक है 1.5 महीने यानी कि 45 दिनों में 11 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, अब जोड़ लीजिए यानी प्रत्येक 4 दिन पे एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं इसको मिटाता हूँ और एक एक करके फिर आप लोगों को क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जब सड़क बन रहा है तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है बाबू, उद्धव ठाकरे, और वहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का ही एक शहर है नागपुर जो संतरे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको संतरा सिटी या ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मालाबार सैन्य अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास 2020। ठीक है, मालाबार सैन्य अभ्यास 2020 का आयोजन हो रहा है। यह किस सेना का है, तो आपको याद रखना है कि नेवी का है। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे सिलिनेक्स। सिलिनेक्स किसके साथ हुआ था बाबू, भारत और श्रीलंका के नेवी सेना के साथ हुआ था, नौसेना के साथ हुआ था। तो यह किसके साथ होगा, तो मालाबार सैन्य अभ्यास नेवी सेना का अभ्यास है। और यह कहाँ हो रहा है, तो यह बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। और यह जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, तो भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसका थीम क्या होगा, इसका थीम क्या होगा, तो बस आपको याद रखना है नॉन कनेक्ट एट सी, नॉन कॉन्टैक्ट सिटी एट, बस शुरू हो गया, एट सी। ठीक है, इसका थीम है इस साल का नॉन कॉन्टैक्ट एट सी, यानी कि कॉन्टैक्ट नहीं करना है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है कि मालाबार सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो 4 देश इसमें शामिल होते हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से बैंक एग्जाम में पूछ देगा कि मालाबार में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मालाबार सैन्य अभ्यास किस सेना का अभ्यास है, तो आपको याद रखना है नेवी सेना का अभ्यास है। ठीक है, इस साल का थीम क्या था, तो नॉन कॉन्टैक्ट एट सी, यानी कि हम लोगों को कॉन्टैक्ट नहीं करना है सी में। तो चलिएगा भारत नेवी के यानी कि इंडियन नेवी के अध्यक्ष आप लोग बताइएगा, इंडियन नेवी के चीफ कौन है। ठीक है, आयुष्मान सहकार योजना, आयुष्मान सहकार योजना, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया कौन सा योजना, तो आयुष्मान
सहकार योजना, यानी कि यह किसानों को क्या करेगा, सहायता देगा, सलाह देगा। तो और ये कौन है भाई, तो ये भारतीय कृषि मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। एक नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री हैं और एक नरेंद्र किसान मंत्री हैं। ठीक है, नरेंद्र नहीं कि नरेंद्र। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए बहुत इंटरनेशनल न्यूज है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। चांद के पार चलो पे, तो अब देखिए अब यहाँ चांद के पार नहीं जाना है, चांद पे 4G LTE नेटवर्क लगने जा रहा है। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए चांद के पार जाने के लिए। ठीक है, चांद पे 4G LTE नेटवर्क लगेगा, या ये किसके द्वारा लगेगा, तो जो आज तक यश नहीं किया, नोकिया। ठीक है, चांद पर 4G LTE नेटवर्क के लिए, इसको मैं मिटा के थोड़ा सा भाषा में लिख दूं, के लिए NASA ने NOKIA से समझौता किया है। ठीक है, चांद के पार चलो, यानी कि अब चांद पे चलो कहने का मतलब कि चांद पे अब 4G LTE लग रहा है। अब धरती पे रहो चाहे चांद पे रहो, वहाँ पे भी अब आपको 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी। अब यह किस तरह से दी जाएगी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, दिमाग लगा के आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चांद पर 4G LTE नेटवर्क के लिए नासा ने किसके साथ समझौता किया है, तो नोकिया के साथ समझौता किया। नोकिया क्या है, एक टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम तो नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि मोबाइल, सीधे से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, जो कहाँ की है, फिनलैंड की है। और यह कब तक कर देना है, तो 2022 तक कर देना है, क्योंकि 2024 में नासा द्वारा चांद पे आदमी भेज दिया जाएगा। ठीक है, चांद पे 2024 में हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाइए, चांद पे चलना है 2024 में। ठीक है, आदमी अब 2024 से चांद पे रहेगा, ऐसा नासा का क्या है, अनुमान है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि चांद पर 4G LTE नेटवर्क के लिए नासा ने किसके साथ समझौता किया है, तो नोकिया के साथ समझौता किया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म होता है, पर इसकी भी स्थापना 1958 में हुई थी, और वाशिंगटन में शायद, या वाशिंगटन छोड़ दीजिए, एक जगह नहीं याद आ रहा है। ठीक है, USA में इसका क्या है, मुख्यालय है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, जो 2024 तक क्या कर रही है, प्लान में है कि हम क्या करेंगे, आदमी को रहने के लिए चांद पे भेज देंगे। इसके लिए 2022 तक वहाँ क्या लगा दिया जाएगा, 4G नेटवर्क लगा दिया जाएगा। किसके सहयोग से, तो नोकिया के सहयोग से। ठीक है, नोकिया के सहयोग से। चलिए आगे हम लोग न्यूज में डिस्कस करते हैं। OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक में, आउटलुक रिपोर्ट में, ठीक है, भारत, ठीक है, यहाँ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, सेकेंड स्थान पे है। किसने स्थान पे है, सेकेंड स्थान पे। OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक में भारत क्या है, सेकेंड स्थान पे है। तो नंबर 1 में कौन है बाबू, आप लोग बताइएगा। ठीक है, नंबर 1 में है चीन। ठीक है, माइग्रेशन है। अब यहाँ देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, माइग्रेट,
माइग्रेट बर्ड सुने होइएगा आप लोग, यानी कि भारत द्वारा यह जो OECD है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें भारत का दूसरे स्थान पर, यानी कि भारत के लोग जो विदेशों में जाके काम करते हैं, ठीक है, उस मामले में भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे चाइना है, यानी कि चाइना के लोग भारत से ज़्यादा है, और वो क्या करते हैं, अपने चाइना के अलावा भी जाके दूसरे देशों में काम करते हैं, जैसे भारतीय लोग जाके दूसरे देशों में सऊदी अरब या USA या ब्रिटेन या जापान वगैरह जाके काम करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत कितने नंबर पे है बाबू? तो 2 नंबर पे है, और भारत दुनिया में जनसंख्या में भी 2 नंबर पे है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास से मैं आप लोग से इजाज़त चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ये भी बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग से कमेंट और सहयोग की उम्मीद करता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ, आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोग से इजाज़त लूँगा। और हाँ, अगर चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।